ये टॉपिक है हमारे पास डाइजेशन ऑफ डाइटरी प्रोटीन्स। तो ये थर्ड टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन इन द डाइट इज कंज्यूम्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन टिपिकली अमाउंटिंग टू 70 to 100 ग्राम डे इन अमेरिकन डाइट। इसमें है कि जो सा हमारा नाइट्रोजन है हमारी बॉडी में कहाँ से आता है। उन्होंने कहा कि हम इसे कंज्यूम करते हैं अपनी डाइट में इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की फॉर्म में जो हम अपनी डाइट ले रहे होते हैं उस प्रोटीन के अंदर जो नाइट्रोजन होता है और हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजन होता है वो मोस्टली हमारी डाइट के ज़रिए इस प्रोटीन की फॉर्म में हमारी बॉडी में इंटर होता है। फिर बताया है कि जो एक अमेरिकन डाइट है, मतलब उनसे अमेरिका के लोग जो डाइट लेते हैं उसके अंदर 70 to 100 ग्राम जो सा है वो प्रोटीन होता है। मतलब एक डेली जो उनकी डाइट है ना उसके अंदर 70 to 100 ग्राम प्रोटीन होता है। प्रोटीन्स आर जनरली टू लार्ज टू बी एब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन। अब ये जो सी प्रोटीन है ये डायरेक्टली इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होती क्योंकि ये बहुत लार्ज होती है। An example of exception to this rule is the newborns can take up maternal antibodies in breast milk। अब कोई भी प्रोटीन जो सी है वो डायरेक्टली इंटेस्टाइन के ज़रिए एब्जॉर्ब नहीं होती। इसकी एक्सेप्शन सिर्फ एक एग्जांपल है, वो है कि जो उनसे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं वो जब मदर मिल्क फीड करते हैं तो उसके अंदर मदर मिल्क के अंदर जो सी एंटीबॉडी होती है ना वो या प्रोटीन जो सी होती हैं वो डायरेक्टली जो सी है वो उनके बॉडी के अंदर इंटर हो जाती है। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल है कि जिसके अंदर प्रोटीन वैसे इंटर हो रही होती हैं, वरना प्रोटीन्स वो बहुत बड़ी होती हैं और वैसे एब्जॉर्ब नहीं हो सकती बॉडी में। अच्छा जी, अगर वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकती तो फिर क्या है, दे मस्ट देयरफॉर बी हाइड्रोलाइज टू यील्ड टाइप एंड ट्राइपेप्टाइड एज वेल एज इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स। अब क्या है कि उनकी अब प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं हो रही तो उनको हम हाइड्रोलाइज करेंगे। हाइड्रोलाइज इसमें करेंगे या तो ट्राइपेप्टाइड में हो जाएंगे कन्वर्ट, कुछ जो से अमाइनो एसिड बन जाएंगे और फिर ये जो से डाइपेप्टाइड या फिर ट्राइपेप्टाइड या फिर जो अमाइनो एसिड है ये एब्जॉर्ब किए जाते हैं। फिर अभी कौन सी एंजाइम्स हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडिंग प्रोटीन। याद रखना है प्रोटीन की डिग्रेडेशन के लिए जो एंजाइम यूज़ होती हैं उनको प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। और ये कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, उन्होंने कहा कि 3 डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो प्रोटीन डिग्रेडेशन के लिए एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले हमारा स्टोमिक है, फिर पैंक्रियाज है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है। हमें पता है कि हमारी फूड जो से ओरल कैविटी से फूड डाइजेशन स्टार्ट होती है, तो हमारी ओरल कैविटी के अंदर प्रोटीन की डाइजेशन नहीं हो रही होती। जब फूड हमारी स्टोमिक में जाती है तो वहाँ से प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट होती है। नेक्स्ट हमारे पास है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बाय गैस्ट्रिक सेक्रेशन। अब जो सा गैस्ट्रिक जूस जो सा है ये सेक्रेशन इससे जो होगी, मतलब गैस्ट्रिक जूस की सेक्रेशन होगी उससे प्रोटीन की डाइजेशन होती है। अब ये याद रखना है कि ये जो सा गैस्ट्रिक जूस है ये हमारे स्टोमिक के अंदर जो सा है रिलीज होता है। तो है डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन बिगिन इन स्टोमिक। हमने पहले भी कहा कि स्टोमिक से स्टार्ट होती है, विच सेक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन याद रखनी है लाजमी कि यूनिक सॉल्यूशन कंटेनिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड प्रोएंजाइम पेप्सिनोजिन। मतलब कि गैस्ट्रिक जूस है उसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एक हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दूसरा हमारे पास पेप्सिन या फिर पेप्सिनोजिन एंजाइम है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl है उसका क्या है कि स्टोमिक एसिड इज़ टू डाइल्यूट टू हाइड्रोलाइज प्रोटीन। अब पहले जो सा है स्टोमिक का इस स्टोमिक की जो एसिडिटी है वो बहुत कम होती है, मतलब कि 2 to 3 pH पे होती है और ये जो सा है ये हाइड्रोलाइज नहीं कर सकती। फिर ये जो सा एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज़ सेक्रेटेड बाय पेरिटल सेल्स। ये भी याद रखना है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन से सेल रिलीज़ करते हैं, तो स्टोमिक के अंदर जो हमारे पेरिटल सेल हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज़ करते हैं। फंक्शन इंस्टेड ऑफ किलिंग सम बैक्टीरिया एंड टू डीनेचर प्रोटीन दस मेकिंग देम मोर सस्पेक्टेबल टू सब्सिक्वेंट टू हाइड्रोलाइसिस बाय प्रोटीएज। मतलब कि अब एसिड का हमने वैसे देखा ना कि स्टोमिक के अंदर या हमारे फूड में काम होता है कि वो कुछ बैक्टीरिया को किल करता है, तो बैक्टीरिया को किल करने के साथ साथ वो प्रोटीन्स को डीनेचर कर देता है। और फिर हमने पीछे पढ़ा कि जो सी हमारी डीनेचर या फिर फॉल्टी प्रोटीन्स होती हैं वो प्रोटीएज मेथड के ज़रिए हाइड्रोलाइज हो जाती हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस एंजाइम को डीनेचर कर देगा और जब वो डीनेचर हो जाएगी तो प्रोटीन एंजाइम के जरिए हाइड्रोलाइज हो जाएगी। ये खुद हाइड्रोलाइज नहीं करता, ये प्रोटीन को जस्ट डीनेचर करता है। उसके बाद हमारे पास एंजाइम है पेप्सिन। द एसिड स्टेबल एंडोपेप्टिडेज इज सेक्रेटेड बाय द चीफ सेल्स ऑफ स्टोमिक एज एन इनएक्टिव ज़ाइमोजन और प्रोएंजाइम पेप्सिनोजिन। मतलब कि जो से ये है ना ये ज़ाइमोजन सेल जो से हैं ये रिलीज़ करते हैं पेप्सिन को और ये जो सी पेप्सिन है ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज़ होती है। इनएक्टिव फॉर्म में इसको क्या कहते हैं, पेप्सिनोजिन कहते हैं। पेप्सिनोजिन एक्टिव होकर पेप्सिन बन जाती है। एंडोपेप्टिडेज का क्या मतलब है कि ये जो सा पेप्सिन है ना
हमारे पास ये भी अगर प्रोटीन की मतलब पॉलीपेप्टाइड इस तरह है, तो एंडोपेप्टिड ये है कि इसको विद इन द पेप्टाइड इसको ब्रेक करेगी। मतलब जो पेप्सिन है हमारे पास, ये जो पॉलीपेप्टाइड है उसको पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर से मतलब है ब्रेक करेगी। एंडोपेप्टिडेज का ये मतलब है, ठीक है। फिर है इन जनरल द इमोजन कंटेन एक्स्ट्रा अमीनो एसिड इन देयर सीक्वेंस दैट प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग कैटालिटिकली एक्टिव। अब ये कि बताई गई है बात कि पेप्सिनोजिन जो सी है वो इनएक्टिव क्यों होती है। अब ये जो पेप्सिनोजिन है ना, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती है। मीन्स कि हमारे पास अगर पेप्सिन है या अमीनो एसिड से मिलकर बनी है, तो लेट्स सपोज के काफ़ी सारे अमीनो एसिड्स हैं एक प्रोटीन के अंदर। मतलब ये पेप्सिन है, ये एक्टिव फॉर्म है। अब अगर यहाँ पे एक और स्पेशल सीक्वेंस जो सी अमीनो एसिड की वो अटैच है, ये वाली सीक्वेंस जो सी है ये इसको कैटालिटिकली एक्टिव नहीं होने देती, इसको इनएक्टिव फॉर्म में रखती है, ठीक है। इनएक्टिव फॉर्म में रखती है, तो अगर हमने इसको एक्टिव करना हो तो हमें ये वाली जो सी सीक्वेंस होगी इसको रिमूव करना पड़ेगा। ये पेप्सिनोजिन है, ठीक है। इसको हम रिमूव करेंगे तो फिर ये एक्टिव फॉर्म में चली जाएगी, ठीक हो गया। रिमूवल ऑफ दीज अमीनो एसिड परमिट्स अ प्रॉपर फोल्डिंग रिक्वायर्ड फॉर एक्टिव एंजाइम, ठीक है। रिमूव करेंगे दीज अमीनो एसिड को, उसकी प्रॉपर फोल्डिंग हो जाएंगे, एक्टिव एंजाइम बन जाएगी। फिर है पेप्सिनोजिन इज एक्टिवेटेड टू पेप्सिन ईदर बाय HCl और ऑटो कैटालिटिकली बाय अदर पेप्सिन मॉलिक्यूल्स दैट हैव ऑलरेडी बीन एक्टिवेटेड। अब ये बात आ गई कि अब ये जो सी है एक्स्ट्रा अमीनो एसिड की सीक्वेंस ये रिमूव कैसे होगी। ये या तो रिमूव होगी HCl के ज़रिए। अब HCl के ज़रिए रिमूव होगी तो एक पेप्सिनोजिन पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया। अब पेप्सिन जब एक बन गया तो उसके अंदर भी ये है कि वो दूसरे पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर दे। ये भी बात लिखी हुई है कि ऑटो कैटालिटिकली बाय अदर पेप्सिन, या तो HCl रिमूव उसको कन्वर्ट करता है पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में, या फिर जो पेप्सिन जो सी एक्टिव हो चुकी है वो पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगी। मतलब एक मॉलिक्यूल पेप्सिन का एक्टिव हो गया, वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। पेप्सिन रिलीजेस पेप्टाइड्स ऑफ एंड फ्यू फ्री अमीनो एसिड फ्रॉम डाइटरी प्रोटीन्स। अब पेप्सिन क्या करेगी, हाइड्रोलाइसिस करेगी, उससे क्यों फ्री अमीनो एसिड जो सी हैं या कुछ पेप्टाइड्स है, मतलब कि प्रोटीन की ब्रेकडाउन नहीं करनी है ना, तो ये कुछ पॉलीपेप्टाइड्स में या अमीनो एसिड्स में उसको कन्वर्ट कर देगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बाय पैंक्रियाटिक एंजाइम। अब इसके अंदर क्या है कि जब अब फूड पहले क्या है स्टमक में थी, स्टमक से अब उसने क्या किया स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो जाएगी, तो लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स प्रोड्यूस इन द स्टमक बाय एक्शन ऑफ पेप्सिन और फर्दर क्लीव टू ओलिगोपेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड बाय ग्रुप ऑफ पैंक्रियाटिक प्रोटीएसेस। यहाँ पे हमारे पास लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स बनी, प्रोटीन की ब्रेकडाउन हुई। अब जब इंटेस्टाइन में आई तो वो लार्ज जो सी पॉलीपेप्टाइड्स है ना, वो ओलिगोपेप्टाइड्स में और फर्दर मतलब उनकी ब्रेकडाउन होगी, ओलिगोपेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। आगे अब इसके अंदर जो सी है पैंक्रियाटिक प्रोटीएसेस एंजाइम्स हैं। अब ये एंजाइम्स कौन कौन सी हैं ना, तो आप इधर देखेंगे, मैं बाद में समझाऊंगी भी आपको। ये लिखी हुई है, ये जो सी है ट्रिप्सन है, ये काइमोट्रिप्सन, इलास्टेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये वाली सारी एंजाइम जो सी हैं पैंक्रियाटिक प्रोटीएज कहते हैं इनको, इनके नाम भी याद रखने हैं। और ये भी जिस तरह है पेप्सिनोजिन की तरह इनएक्टिव फॉर्म के अंदर मतलब रिलीज़ होती हैं इंटेस्टाइन के अंदर, इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होंगी, फिर इंटेस्टाइन के अंदर जब जाएंगी तो फिर एक्टिव हो जाएंगी, ठीक है। अब आगे है इनकी स्पेसिफिटी, मतलब कि ये एंजाइम बहुत स्पेसिफिक है। ईच ऑफ दीज एंजाइम हैज़ डिफरेंट स्पेसिफिटी फॉर द अमीनो एसिड और ग्रुप एडजेसेंट टू द सस्पेप्टिबल पेप्टाइड बॉन्ड। अब यहाँ पे ना हम अमीनो एसिड का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, NH2 बॉन्ड C, NH बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O बॉन्ड R। अब कौन सी एंजाइम आके एक्ट करेगी ये डिपेंड करता है इस R ग्रुप पे, कि यहाँ पे कौन सा R ग्रुप लगा हुआ है। जो R ग्रुप होगा उसकी बेस पे कोई भी एंजाइम, हमारे पास ट्रिप्सन हो गई या फिर इलास्टिन हो गई, ये सारी जो सी हैं ये इस पे डिपेंड करेगा इस R ग्रुप पे, ये R ग्रुप कौन सा अटैच है। यहाँ पर उन्हें एग्जाम्पल भी दी हुई है, इसमें देखें उन्होंने कहा है कि फॉर एग्जांपल ट्रिप्सन क्लीव्स ओनली व्हेन कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज कंट्रीब्यूटेड बाय आर्जिनिन और लाइसिन। अब तो ट्रिप्सन काम करेंगी जब यहाँ पे R ग्रुप की जगह पे या फिर
लाइजीन अटैच हो या फिर यहाँ पे आर्जिनिन अटैच हो। जब ये दो अमाइनो एसिड आएंगे ना, तभी ये जो सा है ये वाली ट्रिप्सिन एंजाइम काम करेगी। स्पेसिफिक है सिर्फ इन दो के लिए। अगर इसके अलावा कोई और यहाँ पे लगा होगा ग्रुप, तो ये आर ग्रुप होगा, तो ये एंजाइम काम नहीं करेगी। ठीक हो गया। अब फिर नेक्स्ट है कि दीज एंजाइम्स लाइक पेप्सिन डिस्क्राइब्ड अबव सिंथेसाइज्ड एंड सेक्रेटेड एज इनएक्टिव ज़ाइमोजन। ये बात होगी कि ये सारी इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होती हैं और बाद में एक्टिव होती हैं। फिर है रिलीज ऑफ ज़ाइमोजन। द रिलीज एंड एक्टिवेशन ऑफ द पेंक्रियाटिक ज़ाइमोजन इज मेडिएटेड बाय द सेक्रेशन ऑफ कोलेस्टोकिनिन एंड सेक्रेटिन। अब ये जो सी हमारे पास एंजाइम्स हैं, ये जो हमने यहाँ पे देखे, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इलास्टेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये रिलीज़ कैसे होंगी? ये जब ये दो हार्मोन होंगे ना, ये हार्मोन है, ये 2 पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर। जब ये होंगे ना, तो ये मतलब रिलीज़ करवाएंगे इसको, ये वाली सारी एंजाइम्स को। फिर नेक्स्ट है कि एक्टिवेशन ऑफ ज़ाइमोजन। अब ज़ाइमोजन जो से हैं वो एक्टिवेट कैसे होते हैं? ये है एंटीरोपेप्टिडेज, जिसको हम एंटीरोकाइनेज भी कहते हैं। ये एंजाइम है सिंथेसाइज्ड बाय एंड प्रेजेंट ऑन लुमिनल सरफेस ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल ऑफ द ब्रश बॉर्डर मेम्ब्रेन। मतलब ये जो से है ना एंटीरोकाइनेज या एंटीरोपेप्टिडेज, ये हमारी जो इंटेस्टाइन के म्यूकोसल सेल होते हैं वहाँ पर ये मौजूद होती है एंजाइम। इट कन्वर्ट्स द पैंक्रियाटिक ज़ाइमोजन ट्रिप्सोजन टू ट्रिप्सिन बाय रिमूवल ऑफ हेक्सापेप्टाइड फ्रॉम एन टर्मिनस ऑफ ट्रिप्सिनोजन। यहाँ पे भी यही है कि जो एक्स्ट्रा पेप्टाइड चेन होती है, मतलब कि एक अमीनो एसिड की चेन या जिसको पेप्टाइड चेन कह रहे हैं, हेक्सापेप्टाइड, उसको हम एन टर्मिनस जो सा होता है ट्रिप्सिनोजन का, वहाँ से रिमूव कर देते हैं। और इसको रिमूव कौन करता है? ये वाली एंजाइम एंटीरोकाइनेज या एंटीरोपेप्टिडेज, ये इसको रिमूव कर देगी। और फिर जो सा हमारा है ना ट्रिप्सिनोजन, वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जो सा ट्रिप्सिन सब्सिक्वेंटली कन्वर्ट्स अदर ट्रिप्सिनोजन मॉलिक्यूल्स टू द ट्रिप्सिन बाय क्लीविंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेसिफिक पेप्टाइड बॉन्ड्स इन ज़ाइमोजन। ठीक है, अब जब ट्रिप्सिन एक्टिव हो गया, तो ये जब दूसरे ट्रिप्सिनोजन है उनके अंदर जो से पेप्टाइड हेक्सापेप्टाइड बॉन्ड है, उनको क्लीव करेगा और उनको एक्टिवेट करता जाएगा। एंटीरोपेप्टिडेज दस अनलेशेस अ कास्केड ऑफ द प्रोटीलाइटिक एक्टिविटी बिकॉज ट्रिप्सिन इज कॉमन एक्टिवेटर ऑफ ऑल द पेंक्रियाटिक ज़ाइमोजन। अब देखोगे ये जो सा है एंटीरोपेप्टिडेज, इसने क्या किया? ट्रिप्सिन को एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, ये वाला जो हमारा ट्रिप्सिन है ये एंटीरोपेप्टिडेज से एक्टिव हो गया। अब ये जब एक्टिव हो जाता है तो ये अगली जो उनसे सारी एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट करता है। ये ट्रिप्सिन जो सा है ये इन सब एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा। तो हमारे पास उसने कैटालाइटिक एक्टिविटी का कहा है कि जो सा हमारे पास एंटीरोकाइनेज या फिर एंटीरोपेप्टिडेज है कि उसने कहा है कि कैटालाइटिक एक्टिविटी है, उसकी बेस है ये। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पे आता है एबनॉर्मेलिटीज़ इन प्रोटीन डाइजेशन। मतलब कि जो हमारी प्रोटीन डाइजेशन है उसके अंदर कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं। तो उसके अंदर है कि इन इंडिविजुअल विद डेफिशिएंसी ऑफ इन पैंक्रियाटिक सेक्रेशन। अब हमारी जो से ना पैंक्रियाटिक सेक्रेशन में अगर कमी आ जाती है, मतलब किसी भी वजह से जो सारी एंजाइम है ये रिलीज़ नहीं हो रही हैं, जिस तरह उन्होंने कंडीशन बताई है कि क्रोनिक पैंक्रियाटिस जो हो जाए या फिर सिस्टिक फिब्रोसिस हो जाए या फिर सर्जिकल रिमूवल ऑफ पेंक्रियाज हो जाए, मतलब पेंक्रियाज ही नहीं होगा तो सेक्रेशन कहाँ से होंगी। तो इस केस में जो सी है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड प्रोटीन आर इनकम्प्लीट। मतलब कि जब ये एंजाइम्स नहीं होंगी तो फैट की या फिर प्रोटीन की डाइजेशन कंप्लीट नहीं होगी। एंड दिस रिजल्ट इन एबनॉर्मल अपीयरेंस ऑफ लिपिड्स कॉल्ड स्टीटोरिया, या फिर मतलब कि लिपिड की भी एबनॉर्मल अपीयरेंस होगी एंड पे, और अनडाइजेस्टेड प्रोटीन इन फेसेस, मतलब कि हमारे जो फेसेस होंगे एंड पे, फिर उसके अंदर अनडाइजेस्टेड लिपिड्स और प्रोटीन्स आएंगे। क्योंकि अगर ये एंजाइम ही नहीं है तो फिर क्या होगा कि प्रोटीन्स या फिर उसके लिपिड्स की डाइजेशन ही नहीं होगी और वो अनडाइजेस्टेड आ जाएंगे फेसेस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास ये ना डायग्राम दी गई है, ये समझने की है, इसके अंदर समझ आ जाएगी आपको कि ये जो एंटीरोपेप्टिडेज था उसने ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करके ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दिया। अब आगे ये जो उनसे हैं ये बताए हुए हैं अमीनो एसिड के, ये स्पेसिफिक है। अगर उनके अंदर आर्जिनिन और लाइजीन होगा तो ये ट्रिप्सिन काम करेगा। फिर अब ट्रिप्सिन हमने कहा कि ट्रिप्सिन जो सा है वो नेक्स्ट जितनी भी एंजाइम है उनको एक्टिवेट करता है। तो फिर इस तरह काइमोट्रिप्सिनोजन कार्बोट्रिप्सिन में हो जाएगा, प्रोटीन प्रोइलास्टिक
पेप्टिडेज जो सा इलास्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आगे ये जो से है ना, इनके अमाइनो एसिड्स दिए गए हैं कि काइमोट्रिप्सिन जब हमारे पास ट्रिप्टोफैन होगा, टायरोसिन होगा या फिर मेथियोनिन ल्यूसीन होंगे, तो तब ये वाली एंजाइम है ना ये काम करेगी। और लास्ट स्टेज के लिए इसी तरह एनालिन, ग्लाइसिन, सेरिनिन और इसी तरह ये कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए या कार्बोक्सीपेप्टिडेज बी जो सी है एंजाइम, उसके लिए उन्होंने ए के लिए ये दिए गए हैं अमाइनो एसिड्स और बी के लिए ये अमाइनो एसिड है। बी के लिए जो अमाइनो एसिड है वो ये ट्रिप्सिन के लिए सेम है। आर्जिनिन, लाइसिन होगा तो या तो कार्बोक्सीपेप्टिडेज बी उन पे वर्क करेगी या फिर लाइसिन काम करेगा। तो ये जो से आप लोग याद रख सकते हैं, तो इनको याद रखना है आपने, ज़रूरी है। इसके बाद जो सा है नेक्स्ट है हमारे पास कि डाइजेशन ऑफ ओलिगोपेप्टाइड्स बाय एंजाइम्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमारी फूड की डाइजेशन पहले स्टमक में स्टार्ट हुई, फिर पैंक्रियाटिक एंजाइम्स आई, अब जो सी है स्मॉल इंटेस्टाइन की एंजाइम्स आएंगी। अब पहले जो सी हमारे पास स्टमक के अंदर प्रोटीन आई थी, तो हमने कहा कि वो उसकी डिग्रेडेशन हुई तो वो लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट हो गई। फिर जब पैंक्रियाटिक एंजाइम ने लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स को ओलिगोपेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया, अब ये ओलिगोपेप्टाइड्स की फर्दर डिग्रेडेशन हो गई। फिर इसका लिखा हुआ है कि द लुमिनल सरफेस ऑफ द इंटेस्टाइन कंटेन्स अमाइनोपेप्टिडेज and exopeptidase that repeatedly cleaves the N-terminal residue from oligopeptides to produce even smaller peptides and free amino acid। इसके अंदर जो अमाइनोपेप्टिडेज एंजाइम है ना, ये एक्सोपेप्टिडेज है, ठीक है। वो पहली जो सी हमने पढ़ी थी पीछे हमारे पास, वो एंजाइम थी पेप्सिन। पेप्सिन का हमने कहा था वो है एंडोपेप्टिडेज। अब आपने याद रखना है कि हमारे पास जो पेप्सिन है वो एंडोपेप्टिडेज है और जो अमाइनोपेप्टिडेज है ये एक्सोपेप्टिडेज एंजाइम है। तो एक्सोपेप्टिडेज एंजाइम क्या होगी कि वो जो सी पॉलीपेप्टाइड चेन होगी उसके आउटर साइड से, मतलब कि वो तो था ना कि इस तरह पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो हमने कहा था कि जिस तरह वो पॉलीपेप्टाइड चेन है, एंडोपेप्टिडेज जो सी सेंटर से उसको कर देगी, अंदर से करेगी। अब ये एक्सोपेप्टिडेज है तो एक्सोपेप्टिडेज ये टर्मिनल पे जाके क्या है उसके ब्रेक डाउन करेगी, ठीक है। अब एक्सोपेप्टिडेज दैट रिपीटेडली क्लीव्स द एन टर्मिनल रेजिड्यू फ्रॉम ओलिगोपेप्टाइड, मतलब कि जो एन टर्मिनल रेजिड्यू होगा, मतलब जो साइड पे होगा, किनारे पे होगा, उसकी ब्रेक डाउन करेगी ओलिगोपेप्टाइड की, उसको ये स्मॉलर पेप्टाइड्स और फ्री अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक हो गया। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड एंड स्मॉल पेप्टाइड्स, ठीक है। फ्री अमाइनो एसिड आर टेकन इनटू एंटेरोसाइट्स बाय सोडियम लिंक्ड सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द एपिकल मेम्ब्रेन। अब ये देखें, लेट्स सपोज हमारे पास ये जो सा है ये इंटेस्टाइन है, ओके, ये हमारे पास इंटेस्टाइन है, यहाँ पे जो से है ये अमाइनो एसिड मौजूद है। कंसीडर करें ये हमारे पास एंटेरोसाइट है, ठीक है, एंटेरोसाइट। और ये वाली जो सी मेम्ब्रेन है ना, ये वाली जो मेम्ब्रेन है इसको एपिकल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एपिकल मेम्ब्रेन आ गया। अब यहाँ पे ये जो अमाइनो एसिड्स है ना, इसकी ट्रांसपोर्ट जो सी एंटेरोसाइट्स में होगी वो है सोडियम डिपेंडेंट। मतलब सोडियम डिपेंडेंट क्या है कि यहाँ से सोडियम इधर इंटर होगा इंटेस्टाइन में, ठीक है, और इधर से अमाइनो एसिड जो से हैं वो इधर ट्रांसफ़र होंगे, ठीक हो गया। ये समझ आ गया आप लोगों को कि ये सोडियम डिपेंडेंट सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट है। और ये कैसे होगी कि इसमें सोडियम जो सा है वो मेम्ब्रेन के अंदर एंटर होगा और वहाँ से अमाइनो एसिड जो से हैं वो एंटेरोसाइट्स के अंदर आ जाएंगे। अब ये एंटेरोसाइट से जो से अमाइनो एसिड है ना, यहाँ से ये ट्रांसफ़र होके ये चले जाएंगे पोर्टल सिस्टम में, मतलब कि ये जो पोर्टल सिस्टम है ना हमारा ब्लड का पोर्टल सिस्टम, उसके अंदर चले जाएंगे। और ये वाली जो सी है ये सोडियम इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पे सोडियम का कोई रोल नहीं है, सोडियम का रोल सिर्फ यहाँ पे एपिकल मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र होने में है। तो इस तरह इसकी डिफ्यूजन हो जाएगी और यहाँ से पोर्टल सिस्टम से ये जो से अमाइनो एसिड है हमारे लीवर के अंदर जाएंगे, ठीक हो गया। लीवर में जाएंगे और लीवर के अंदर दो काम होते हैं। लीवर के अंदर जब ये चले गए, या तो ये फिर क्या होंगे प्रोटीन में, अमाइनो एसिड प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएंगे, या फिर कोई अदर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड बनाने में के लिए यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। ये एक तो ये हो गया, ये यूटिलाइज हो गए। कुछ जो से हमारे पास होते हैं, उन्होंने कहा कि जैसा ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स होते हैं वो ब्लड के अंदर चले जाते हैं और वो फ्रीली सर्कुलेट करते हैं और वो मेटाबलाइज नहीं होते, ब्लड सर्कुलेशन में जा के फिर बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं।
यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि सोडियम लिंक्ड कैंडी ट्रांसपोर्ट होगी तो एपिकल मेम्ब्रेन के जरिए वो एंटेरोसाइट्स में अमाइनो एसिड चले जाएंगे, मैंने भी समझाया। फिर है डाई और ट्राईपेप्टाइड जो से हैं वो जो सी है हाइड्रोजन लिंक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ज़रिए टिक लिए जाएंगे। ओके, वो अमाइनो एसिड्स के लिए सोडियम लिंक्ड है और डाई और ट्राईपेप्टाइड्स के लिए हाइड्रोजन लिंक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। द पेप्टाइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड इनटू साइटोसोल टू अमाइनो एसिड दैट आर रिलीज्ड इनटू द पोर्टल सिस्टम बाय फैसिलिटेटेड डिफिजन। मैंने बताया कि एंटेरोसाइट से फैसिलिटेटेड डिफिजन के जरिए पोर्टल सिस्टम के अंदर अमाइनो एसिड चले जाएंगे। ओनली फ्री अमाइनो एसिड आर फाउंड इन पोर्टल वेन आफ्टर अ मील कंटेनिंग प्रोटीन। ठीक है, और जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारे पोर्टल वेन में फ्री अमाइनो एसिड्स फिर पाए जाते हैं। These amino acids are either metabolized by liver or acids are important examples of amino acids that are not metabolized by liver. The only free amino acid found in the portal vein after meal containing protein. The amino acids are either metabolized by liver or released into the general circulation. मतलब कि लीवर में मैंने बताया अभी कि दो काम होंगे, या तो वो प्रोटीन वगैरह बनाने में यूज़ हो जाएंगे या फिर जनरल सर्कुलेशन में चले जाएंगे। और जनरल सर्कुलेशन में कौन से अमाइनो एसिड जाएंगे? ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स जो से हैं ये जाते हैं लीवर के जरिए, ये मेटाबोलाइज नहीं होते और फिर ये हमारे ब्लड के अंदर चले जाते हैं और ब्लड के ज़रिए ये हमारे मसल्स के ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ओके, ये यहाँ तक हो गया। इसके साथ ना ये साइड पे जो सा है ये बताया गया है जेनेटिक डिफेक्ट। इसके अंदर जेनेटिक डिफेक्ट में ये किडनी के अंदर है, सेम स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह ये किडनी के अंदर है। किडनी के अंदर भी उन्होंने कहा है कि ये सिस्टीनोरिया इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स रिएब्जॉर्प्शन ऑफ द फिल्टर सिस्टीन एंड डाइबेसिक अमाइनो एसिड्स और थिनीन आर्जिनिन एंड लाइजीन। इसको कोल के नाम से आप याद रख सकते हैं, ये कोल बनता है। ठीक है, इसके अंदर कोल के अंदर क्या है कि सिस्टीन जो सा हमारे पास है ना, ये एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता ट्यूब्स के अंदर। ये ट्यूब्स के अंदर जब एब्जॉर्ब नहीं होता तो ये वहीं पे अकोमुलेट हो जाता है, अकोमुलेट होकर वहाँ पे सिस्टीन यूरिया मतलब कि सिस्टीन स्टोन्स बना देता है यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, ये वाला डिफेक्ट है कि सिस्टीन अमाइनो एसिड है उसके एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आ रहा होता है। फिर ये हमारे पास एक ओवरव्यू है बिल्कुल जो हमने अभी पढ़ा। इसमें है कि हमने डाइटरी प्रोटीन ओरल कैविटी से ली। अब स्टमक के अंदर जो सा है पेप्सिन एंजाइम उसको करेक्ट करेगी। स्टमक के बाद जब पेंक्रियाज आ जाएगा, पेंक्रियाज में ये वाली जो सी एंजाइम एक्ट करेगी। स्टमक में डाइजेशन हुई तो वो पॉलीपेप्टाइड्स अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गया। फिर पेंक्रियाटिक एंजाइम ने एक्ट किया तो वो लिगोपेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड में चला गया। ठीक है, अब फिर जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अमाइनो पेप्टिडेज और ट्राईपेप्टिडेज एंजाइम एक्ट करेंगे तो वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होकर वो इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व होकर एंटेरोसाइट से होता हुआ फिर हमारे लीवर के अंदर चला जाएगा। लीवर के अंदर वो मेटाबोलाइज हो जाएगा और प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा यूजफुल प्रोडक्ट्स में। अगर नहीं होता तो हमारे ब्लड के ज़रिए